हाँ प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट और भी कुछ डेफिनेशन दी। इवेंट खुद होता क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है, और दिस एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, ये सारी डेफिनेशन आपकी बुक में जो दे रखी थी वो हमने कल डिस्कस करी थी। लेकिन ये सारी चीजें आपके काम आएगी 12th में। अभी सिर्फ हमें बेसिक चीजें प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है वो सीखनी है। तो प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि कोई भी इवेंट मान लो ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उस इवेंट के फेवर में कुछ आउटकम होंगे, कुछ रिजल्ट उसके फेवर में होंगे, तो फेवरेबल आउटकम और टोटल कितने आउटकम पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल आउटकम उसका जो रेशियो होता है वो हमें क्या देगा, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देगा। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होती और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। अच्छा, 0 किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है? अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब उसके फेवरेबल आउटकम 0 है, टोटल कितने भी हो। मान लो टोटल आउटकम n थे लेकिन उस इवेंट के फेवर में कोई भी आउटकम नहीं है तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो उस इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो इवेंट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तभी तो उसके फेवर में कोई आउटकम नहीं है, ठीक है। मान लो कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1 उस केस में होगा जब टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम दोनों इक्वल हो जाए। जितने टोटल आउटकम थे उतने के उतने सारे के सारे उत्तर उसके फेवर में है तो रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि वो इवेंट होना ही होना है। जब सारे पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम बन जाए तो फिर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि वो इवेंट फिर होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको होना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये दो बातें ध्यान रखना कि किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और जिसकी 1 होती है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। फिर हमने बात की थी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, न होने का मतलब नॉट इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। और ये दोनों इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। ये चीज आप पढ़ोगे बाद में। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब एक चीज हो रही है तो दूसरा उसका विरोध कर रही है, उसको होने नहीं दे रही है, ठीक है। तो अगर दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आपको किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े तो आप 1 में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट करोगे। क्लियर? तो ये जो दो तीन बातें हैं ये आप पेपर याद रखोगे तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन थ्रोइंग एंड डाइस। देखो ये कह रहा है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं। थ्रो अ डाइस इज थ्रो वंस। एक डाइस एक बार थ्रो किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सैंपल स्पेस लिखेंगे। और सैंपल स्पेस का मैंने क्या बताया, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है उनका कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन कैसे बनाना है, उन सभी को कोमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना है, सारे पॉसिबल आउटकम की एक लिस्ट बनानी है। तो जब आप डाइस थ्रो करते हो तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है।
अब इसमें इसने इवेंट डिफाइन किया जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाली, वो इवेंट मैंने मान लिया सपोज कि इवन, और इवन नंबर इवेंट क्या है, नंबर अपीयर ऑन डाइस इज इवन। तो इसका मतलब इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2, 4 और 6। इवन नंबर यही है जो डाइस पे अपीयर हो सकते हैं। E2 इवेंट मैंने मान लिया नंबर अपीयर ऑन डाइस इज ऑड। तो इस बात के फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1, 3 और 5। एक और इवेंट मैंने मान लिया E3, नंबर अपीयर ऑन डाइस इज ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा नंबर आना मतलब क्या क्या आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। एक और इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, नंबर अपीयर ऑन डाइस इज लेस देन 7, लेस देन 7। तो इस बात के फेवर में क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे 7 से छोटे हैं। ठीक है, एक और इवेंट डिफाइन मैं यहां कर रहा हूं, E5, नंबर अपीयर ऑन डाइस इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने अलग अलग 5 इवेंट डिफाइन किए एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट में। और रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया था, मैंने डाइस एक बार थ्रो किया है। अच्छा, क्या मैं डाइस एक बार थ्रो करता हूं तो 7 से बड़ा कोई नंबर आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो इवेंट E5 है इसमें हमें कोई भी फेवरेबल आउटकम नहीं मिलेगा, तो उसको हम लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है ही नहीं, डाइस पे 7 से बड़ा नंबर होता ही नहीं है। तो ये मैंने 5 अलग अलग इवेंट डिफाइन कर दिए और उनके जो रिजल्ट है वो मैंने सामने उनके लिख दिए। अब अगर इन सबकी मुझे प्रोबेबिलिटी लिखनी है, मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे लिखनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखने के लिए हम देखेंगे कि E1 में फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, टोटल कितने आउटकम है 6, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। ये हो गई E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी। बस इतना करना है आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सैंपल स्पेस लिखना है, इवेंट के बेसिस पे उसके फेवरेबल आउटकम लिखने हैं, टोटल आउटकम यहां आपको मिल जाएंगे, दोनों का रेशियो जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिंपल। अब ऑड नंबर E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी, E2 इवेंट था ऑड नंबर आना, तो इसमें भी फेवरेबल आउटकम गिन लो, 1, 2, 3, टोटल है 6, तो 3/6 इज अगेन 1/2। नाउ E3 इवेंट, E3 इवेंट था 2 से बड़ा नंबर आना, तो फेवरेबल आउटकम कितने, 4 और टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। ठीक है, E4 इवेंट, E4 इवेंट है 7 से छोटा नंबर आना, तो सारे नंबर 7 से छोटे हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 6, टोटल आउटकम भी 6, तो 6/6 मतलब ये हो गया 1। और जब ये प्रोबेबिलिटी 1 हुई इसका मतलब ये इवेंट हो गया श्योर इवेंट। फिर E5 में फेवरेबल आउटकम है ही नहीं, 5 मतलब फेवरेबल आउटकम है 0, टोटल भले ही 6 आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। आप खुद ही क्या पता है कि जब आप डाइस फेंकते हो तो 7 से बड़ा नंबर आना इम्पॉसिबल है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। तो इस तरह से हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सैंपल स्पेस लिखना है, इवेंट के बेसिस पे फेवरेबल आउटकम लिखना है और फिर प्रोबेबिलिटी का यूज करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर? और एग्जांपल देखो, एक रहा कि एक बैग है, मान लो ये बैग है, इस बैग में एक व्हाइट बॉल है, एक ब्लैक बॉल है और एक
सेम साइज की। ठीक है, सविता टेकन आउट वन बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। सविता ने बिना बैग में देखे एक बॉल निकाली, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल जो रेड उसके हाथ में आई। ठीक है, तो मतलब रेड बॉल निकालना, मान लो एक इवेंट है इवन गेटिंग अ रेड बॉल, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड बॉल के फेवर में कितनी बॉल है? एक, और टोटल कितनी बॉल है बैग में, काउंट करो, 3, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ठीक है, इस तरह से मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लो थोड़ा क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं, अब व्हाइट बॉल मैंने डाल दी 5, ब्लैक डाल दी 4 और रेड डाल दी 4। ठीक है, अब जो भी वो लड़की थी, क्या नाम था उसका, सविता, उसने एक बॉल निकाली जो रेड है। अब रेड के फेवर में कितनी है? 6, और टोटल अब कितनी हुई? 15, काउंट कर लो, 4 4 10 और 5 15। तो अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/15। अब यहां देखो गलती होती है कि उसने बॉल अब भी एक ही निकाली है, तो ऐसा नहीं कि एक बॉल निकाली तो फेवरेबल आउटकम एक होगा। फेवरेबल मतलब रेड के फेवर में कितनी बॉल थी वो देखनी है। रेड के बॉल फेवर में 6 बॉल थी, टोटल 15 बॉल हुई, तो प्रोबेबिलिटी एक बॉल निकालने की, रेड बॉल निकालने की 6/15। पहले रेड एक ही थी इसलिए 1/3 था, क्योंकि उस समय टोटल 3 थी। अब रेड 6 है और टोटल 15 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 6/15। मान लो एक इवेंट है E2, वो है ब्लू बॉल निकालना। अब बताओ ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहां से क्या आएगी? क्या यहां पे बैग में कोई ब्लू बॉल है? नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम 0, टोटल भले ही 15 है तो आंसर आया 0, तो ये ब्लू बॉल निकालना यहां पे इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, तो एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, क्योंकि ब्लू के फेवर में कोई बॉल ही नहीं है। मान लो एक इवेंट है E3, व्हाइट बॉल निकालना, उसने व्हाइट बॉल निकाली है, तो व्हाइट के फेवर में कितनी बॉलें हैं? 5, और टोटल 15, तो 5/15 मतलब 1/3। फिर अगर मान लो E2 E4 इवेंट है, नॉट ब्लैक बॉल निकालना, मतलब उस सविता ने जो बॉल निकाली वो ब्लैक नहीं है, नॉट ब्लैक। तो नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? मतलब वो ब्लैक नहीं है, तो जो बॉल निकाली है वो या तो व्हाइट है या फिर रेड है, या तो वो व्हाइट है या फिर रेड है, ब्लैक नहीं है। तो क्या करोगे आप? या तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो। ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग ब्लैक बॉल क्या आएगी? ये आएगी आपके 4/15, क्योंकि ब्लैक के फेवर में 4, टोटल 15। लेकिन हमें निकालनी है नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया कि अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए, इनका सम 1 होगा, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 11/15। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि अगर नॉट गेटिंग ब्लैक बॉल निकालना है, तो आपको पता है कि अगर आपने बॉल निकाली वो ब्लैक नहीं है, तो वो क्या है? या तो व्हाइट है या फिर रेड है। तो फेवरेबल आउटकम इन दोनों का टोटल हो जाएगा 5 और 6 11। फेवर में, इस बात के फेवर में 11 बॉल है और टोटल बॉल 15, तो सीधा आंसर मिल जाएगा 11/15। भाई ब्लैक नहीं है और आपने बॉल निकाली, तो या तो वो व्हाइट है या रेड है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये फेवरेबल आउटकम और टोटल का आउटकम 15 ही। मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो वो व्हाइट बॉल है, या फिर, या तो मतलब प्लस, या फिर वो रेड बॉल है। अच्छा, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/15, रेड की 6/15, ऐड करोगे तो 11/15। ऐसे भी कर सकते हो आप अपने क्वेश्चन को। क्लियर? तो ये 2-3 बातें इस चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। कुछ नहीं होंगे वो मुझे मैसेज कर देना, एक और वीडियो इसमें बनाएंगे जो जिसमें बचे हुए जो एग्जांपल है वो हम करेंगे। ठीक है, अभी जितना समझ में आया है उससे आप अपनी ये प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज कर लो। जो डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। छोटा सा ही चैप्टर है, आपसे आराम से हो जाएगा। थैंक यू।